क्लरिकल काम में आप चाहेंगे कि मेरे को हाई परफॉर्मेंस वाली मिले तो नहीं मिलेगी। क्लरिकल काम तो क्लरिकल काम जैसा ही, कोई भी कंपनी अच्छे टैलेंट को जाना देना नहीं चाहती। जिंदगी भी तो कोई चीज होती है, जिंदगी भी तो जीनी है, तो जी लीजिए, या तो जिंदगी जी लीजिए या फिर मेहनत ही कर लीजिए। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज बात करेंगे हम लोग कुछ 9-10 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये टिप्स देखिए आपकी कोई टेक्निकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। मान के चलते आपको गूगल एड्स आता है, फेसबुक एड्स आता है, तो उसकी नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। जो टेक्निकल नो हाउ गूगल एड्स का है, फेसबुक एड्स का है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। बट उसके बियॉन्ड इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, किस तरीके से आप जॉब्स क्रैक कर सकते हैं और एक्चुअली एजेंसी क्या चाह रही है आपसे, आज के टाइम में इन्हीं सब चीजों की बात होगी आज के इस वीडियो के अंदर। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं, हैव अ प्रूफ ऑफ वर्क फॉर यू, राइट, अ पोर्टफोलियो। अगर आपने पहले काम किया है ना तो नंबर्स को लेकर जाइए इंटरव्यूअर के सामने। अगर सीधे आप ये कहेंगे मैंने एसईओ किया है कुछ नहीं होने वाला, मैंने गूगल एड्स किया है कुछ नहीं होने वाला, आपको बताना पड़ेगा भाई कि मैंने 1 महीने के अंदर मैंने 5 लाख खर्च किया था, 5 लाख से मैं कुछ एक्स अमाउंट ऑफ जो लीड्स है वो लेकर आया था और लीड्स में इतने परसेंटेज ऑफ लीड्स जो थी वो क्वालिफाइड लीड्स थी, फिर उनकी सेल्स टीम ने उसके ऊपर काम किया और अप्रोक्सीमेटली उन्होंने इतना जो रेवेन्यू है वो बनाया। ठीक है, मेरा जो लैंडिंग पेज था उसका कन्वर्जन रेट जो है वो ये आ रहा था। वहीं पर मैंने एक और क्लाइंट के साथ काम किया जहां पर मैंने 2 लाख रुपीज स्पेंड किए और यहां पर ये फला फला चैलेंज आ रहा था, इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। लैंडिंग पेजेस में मैंने चेंजेस करवाए, कैंपस में मैंने चेंजेस करवाए, ऑफर्स में मैंने चेंजेस करवाए। अगर ये आपके पास डेटा नहीं है तो वो इंटरव्यूअर आपसे केवल स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि आप बता रहे हो हाँ मेरे को एसईओ आता है, फिर वो आपसे एसईओ की डेफिनेशंस पूछने लगेगा कि भाई इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे। बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते नहीं है। जब आप अपनी डेटा उसके सामने प्रेजेंट करते हैं ना कि मैंने ये काम किया, तो वहां से फिर और फर्दर क्वेश्चंस निकल के आते हैं और वहां आप जो अपना कैंडिडेचर है ना उसको और ज्यादा मजबूत जो है वो करते हैं। ठीक है, मस्ट बी एबल टू टेल द जर्नी ऑफ योर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ का मतलब यहां पर आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ है कि किस टाइप से आपने जीरो से उसको स्टार्ट किया था और क्या क्या चैलेंजेस आए और आप किन नंबर्स पर ले जाकर उसको क्लोज करते हैं। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज के ऊपर काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं 3-4 सालों से, जब से आप चैनल देख रहे होंगे, मैं जरूर कहता हूं अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, कीप अ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट, राइट। उसको डॉक्यूमेंट करते चले साथ ही साथ कि आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या निकल के आ रहे हैं, किस टाइप की डेटा निकल के आ रही है, राइट। सेकंड इज इन एजेंसी प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन, क्लाइंट मैनेजमेंट मैटर्स। एजेंसी के पास क्लाइंट ना अपनी समस्या लेकर आता है, ऐसे में आप उनके कैंपस वगैरह तो मैनेज कर रहे होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करने की जरूरत होती है, क्लाइंट्स को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो सही तरीके से उनको समझाने की जरूरत होती है। रिपोर्टिंग जो आप कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि केवल आप उनको रिपोर्ट दे दें, बहुत सारी मैट्रिसेस के बारे में क्लाइंट को पता ही नहीं होता है, तो आपको रिफाइन करनी आनी चाहिए। जो मैट्रिसेस वगैरह हैं आपको केवल टू द पॉइंट, जो क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है ना वो सेंड करनी, बिना मतलब कि सारी मैट्रिसेस आपको कभी भी क्लाइंट को नहीं सेंड करनी, वो रिपोर्ट आपको समझानी आनी चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों के लिए प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट जो है ना वो जरूरी है। फाइन। थर्ड इज टीम नीड्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ट्रस्ट मी, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहां कोई सेट पैटर्न नहीं है, यहां कोई सेट एसओपी नहीं है। ठीक है, एसओपी आपकी जो रेगुलर टास्क है उनकी एसओपी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड करना है तो उसकी एसओपी बन सकती है, बट किसी कैंपेन को अगर ऑप्टिमाइज करना है ना तो हर कैंपेन एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैंपेन होता है, आप उसकी 100% एसओपीज नहीं बना सकते, राइट। कैंपेन अभी क्या डेटा लेकर बैठा हुआ है, कैंपेन में क्या चीजें आ चुकी हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आपका, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी मैट्रिसेस होती है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करना है, या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, ना कि आप किसी दूसरे पर्सन को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई हमको बता दे, एक स्टेप बता दे जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये मैंने अक्सर देखा है कि जूनियर्स क्या करते हैं, हमेशा सीनियर्स के पीछे पड़े रहते हैं कि सर देखिए ना कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें। अब ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, बट यहां पर जूनियर्स का क्या रोल होता है कि आप खुद से पहले सारी चीजें जो है वो करके लेकर जाएं, उनको बताएं कि देखिए मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये भी ट्राई किया और ये चैलेंज आ रहा है और इसके मैं ये 3 से 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ रहा हूं। ठीक है, आपको इसीलिए रखा गया है टीम में, आप इसीलिए सीनियर पर्सन के साथ काम कर रहे हैं कि आप उनका जो बर्डन है ना उसको कम करें, ना कि उन्हीं को उल्टा रिसर्च आप दे दें कि भाई आप हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको सॉल्व करके दो। उल्टा है ना यहाँ पर केस
जो सीनियर पर्सन है वो चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसके जितनी क्लोज जा सकते हैं सॉल्यूशन के उतने क्लोज जाएं। कहीं कहीं पर आपको जो सपोर्ट की जरूरत है वो वहां से मिल जाता है, गाइडेंस टाइप का रहता है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला सीनियर पर्सन मेरे को हैंड होल्ड करके हमेशा जो है वो हाथ पकड़ के ही चलाता रहे, तो वहां ये चीजें होने वाली नहीं है और फिर प्रॉब्लम होगी आपको किसी तरीके से। अगर आप एजेंसी वगैरह के अंदर एंटर भी कर जाएंगे तो वो लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव कर भी जाएंगे तो आपको वो सैलरी और ग्रोथ वो आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करें। इसका सबसे अच्छा एक जो तरीका है जो मैं भी यूज करता हूं, पहले से यूज करता आया हूं, वो ये है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे ना, सबसे पहले आप अपने एंड पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप YouTube वीडियोस देखें, आप आर्टिकल्स देखें, बहुत सारे हेल्प आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो देखें, बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सकता है, वो आप सर्च करने की कोशिश करें। तब जाकर आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप होगी। आफ्टर सम टाइम मस्ट बी एबल टू डेलीगेट योर वर्क टू जूनियर्स। अगर आपको 3 से 4 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं या इसी फील्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, आप कंपनीज में मान के चलते आप स्विच करते हैं, उसके बाद आपके अंदर ना टीम लीड करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। अगर आप अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाएंगे तो आप एज अ क्लर्क आप कितना काम करेंगे। द पॉइंट इज कंपनी क्या चाहती है आपसे कि अगर आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वर्क दिया गया है तो वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क आप कर पाए। अगर कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाती तो वो क्या चाहती है कि आप 2x अमाउंट ऑफ वर्क करें जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क दिया जाएगा, या आप 3x अमाउंट ऑफ वर्क करें। कैसे करेंगे? आपके पास तो केवल 24 घंटे, अगर दिन की बात करें तो 24 घंटे, अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो आप 8 से 10 घंटे जनरली बहुत ही फोकस्ड वे में काम करते हैं। उसके बाद भी कुछ सिंसियर लोग होते हैं, थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, ठीक है भाई। जिसका उद्देश्य ही जीवन में कुछ अचीव करना है ना, वो घड़ी देख के काम नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है, जिसको अच्छी लगेगी वो रिलेट कर पाएगा इससे, वरना जिनको केवल 5-7 घंटे काम करना और उसमें वो खुश रहना चाहते हैं उनको मेरी बात खराब भी लगेगी कि सर ऐसा बोल रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे काम करो। जिंदगी भी तो कोई चीज होती है, जिंदगी भी तो जीनी है, तो जी लीजिए, या तो जिंदगी जी लीजिए या फिर मेहनत ही कर लीजिए। तो अगर कोई कैंडिडेट 2x या 3x जो है वो काम करके देगा, ठीक है, तो किस तरीके से वो करके देगा? अकेले तो कर नहीं पाएगा वो, ठीक है, लिमिटेशन है, फटीग है, फिजिकल फटीग है, मेंटल फटीग है, चाह के भी नहीं कर पाएगा। तो जब तक वो टीम को लीड नहीं करेगा, मान के चलते उसके नीचे 3 जूनियर्स हैं, जब तक उनको लीड नहीं करेगा, उनको काम डेलीगेट करना नहीं आएगा, तब तक अगर उसके पास 10x वर्क आता है तब जाकर वो डिवाइड करता है। यहां पर भाई 3x वर्क ये कर रहे हैं, 3x वर्क ये कर रहे हैं, 3x वर्क ये कर रहे हैं, तब जाकर 10x वर्क होता है। तब जाकर शुरुआत में इस पर्सन को जो x अमाउंट की सैलरी मिल रही होती है वो 4 गुना या 5 गुना हो जाती है। बट कितने ही लोग यहां तक पहुंच पाते हैं? बहुत कम लोग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपने करियर की शुरुआत करते हैं और उसके बाद ग्रोथ ना मिल पाने के कारण बोलते हैं कि हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग छोड़ दी या हमें यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये होता है कि जब तक इस टाइप से वो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, वर्क को डेलीगेट करना नहीं सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कंपनी के रेवेन्यू में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक वो जो सोचते हैं ना उस टाइप की सैलरी या पैकेज या ग्रोथ उनको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी कंपनी चाहे वो हम छोटी से छोटी 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की किसी स्टार्टअप की बात करें, चाहे आप 1000 एम्प्लॉयज के कॉर्पोरेट की बात करें, कोई भी कंपनी अच्छे टैलेंट को जाना देना नहीं चाहती। भाई उसको तो अपना काम कराना है ना, आप नहीं होगे तो कोई और आकर करेगा। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप वर्थ हो उनके लिए, जो भी आप उनसे सैलरी वगैरह मांग रहे हैं, तो वो आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देती है, किसी भी लेवल की जो है वो कंपनी हो, राइट। तो ये थोड़ा सा एक चीज आप समझिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि आज आप बिगिनर हो ये सारी चीजें आपके अंदर जो है वो डेवलप होने लगेंगी, इतनी जल्दी नहीं डेवलप होती। बट ये जो पॉइंट यहां पर लिखा है, चौथे नंबर का पॉइंट, इसका आपको ध्यान रखना है। आफ्टर सम टाइम यू मस्ट बी एबल टू डेलीगेट योर वर्क टू जूनियर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखने गए, शुरुआत करने गए करियर की और आप कह रहे हो कि मेरे को जूनियर्स को अपना काम जो है वो डेलीगेट करना है। शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा ना। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें, यू हैव टू बी परफॉर्मेंस ड्रिवन नॉट टास्क ड्रिवन। ये माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि हमने कैंपेन सेट कर दिया, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता है कि भाई ये कैंपेन हमने क्यों सेट किया, एक्चुअली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं मीट करेगा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें क्या करने की जरूरत है, अगर ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा तो क्या करने की जरूरत है, स्केल जो है वो कैसे करना है। ब्रांड को प्रॉफिट चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ब्रांड वांट इज प्रॉफिट,
ठीक है। अगर हम छोटे बिजनेसेस की बात करें, स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, तो गलती उनकी नहीं। अगर वो आपसे कहते हैं कि हमें डे 1 से जो है वो आप लीड्स ला कर दें, डे 1 से क्वालिटी लीड्स ला कर दें, तो ये उनकी गलती नहीं है भाई। नाइकी आपसे नहीं कहेगी। अगर आप नाइकी के पास जाएंगे, आप बीएमडब्ल्यू का काम करेंगे, तो क्या नाइकी और बीएमडब्ल्यू आपसे ये कहेगी हमको डे 1 से लीड ला कर दो? तो ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। ये बड़ी कंपनीज हैं, ये ग्लोबल कंपनीज है, दीज आर द जाइंट्स। इनका जो मेट्रिक होंगी वो अलग होंगी। इनकी मेट्रिक होगी लेट्स से इंप्रेशंस होगी, राइट। इनकी मेट्रिक की कितने ज्यादा इंप्रेशंस मिले, व्यूज इनकी मेट्रिक होगी। भाई ये तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। स्मॉल बिजनेस है, ये तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। व्हेन आई एम सेइंग परफॉर्मेंस ड्रिवन, आपको सोचना पड़ेगा कि इनको ज्यादा ज्यादा लीड्स कम कॉस्ट में हम कैसे ला कर दें। ठीक है, ये समझना पड़ेगा, जो भी जस्टिफाइड हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो क्लाइंट भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। बट ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं चाहते यही है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगा के, कुछ मेहनत करके आप कर भी सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना आपको, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज को हम लोग मैनेज करते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम लोग मैनेज करते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज के अंदर हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट निशेस को मैनेज करते हैं। जब हम इनके एड्स चलाने शुरू करते हैं तो डे 1 से डे 2 से जो है वो कुछ ना कुछ ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। देखिए लॉजिकली अगर आप काम करेंगे, आपने सही टाइप से कीवर्ड रिसर्च वगैरह करी हुई, मान के चलते गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और आपने 60 क्लिक्स लेकर आए हैं पहले दिन के अंदर, 60 क्लिक्स लाए हैं, 70 क्लिक्स लाए हैं स्पेसिफिकली सर्च कैंपेन से, तो भैया 1-2 लीड्स तो आएंगी ही आएंगी ना, कि 1-2 लीड्स भी नहीं आएंगी। भाई आप कुछ तो कन्वर्जन परसेंटेज मानोगे ना। ठीक है, मान लिया पहले दिन नहीं आई, आपने कीवर्ड्स में आपसे गलती हो गई, आपने बहुत ज्यादा जो है वो ब्रॉड कीवर्ड्स रख दिए, कुछ भी हम एग्जांपल मान के चलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 2 दिन बाद आने लगेंगे, 3 दिन बाद आने लगेंगी लीड्स। ठीक है, कंपटीशन के प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया लीड जो क्लिक्स आपको आ रही है वो बहुत ही लो क्वालिटी क्वेरीज के ऊपर आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने बिडिंग स्ट्रेटजी वगैरह सही नहीं रखी। देन अगेन वो फिर फर्दर जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें तो इस तरीके से जो लीड्स है वो आनी शुरू हो जाएंगे। तो आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन होना है, आपको टास्क ड्रिवन नहीं होना है। टास्क ड्रिवन कौन होता है? जो क्लरिकल काम करता है। अगेन मैं आपको बता दूं, क्लरिकल काम में आप चाहेंगे कि मेरे को हाई परफॉर्मेंस वाली मिले तो नहीं मिलेगी। क्लरिकल काम तो क्लरिकल काम जैसा ही जो है वो होगा। 6th पॉइंट क्या है? प्रिपेयर योरसेल्फ टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये चैलेंज आता है एजेंसी के अंदर। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का यहां पर केवल मतलब ये नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का यहां पर मतलब है कि मल्टीपल निशेस के अंदर थोड़ा सा मेंटली अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, आप ट्रैवल निश में भी काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन निश में भी काम कर रहे हैं, कोई और भी निश मान के चलते हैं, लेट्स से आप कोचेस के साथ भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो आपको सबके बारे में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ऐसी एजेंसी के अंदर काम करने जा रहे हैं जहां पर मल्टीपल निशेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए जाते हैं, तो फिर आपको भी अप्रोक्सीमेटली उसके लिए जो तैयारी है वो करके रखनी है। क्लियर हुई बात? आई बिलीव ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां पर जैसे मैं दिखा रहा हूं ना आपको कि वेरिएशन जो बैंडविड्थ है वो हाई होती है, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। 7th इज यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व योर प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको 3-4 प्रोजेक्ट किसी ने दे दिया, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रोजेक्ट में पहले काम करना था, किस प्रोजेक्ट में बाद में काम करना था, किस प्रोजेक्ट में रिप्लाई करना है, किस प्रोजेक्ट में आगे की क्या प्लानिंग बनानी, किस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करनी, किस प्रोजेक्ट में क्लाइंट से मीटिंग करनी है। सारी जो है वो खिचड़ी बन जाती है। शुरुआत में होता है, जब आप करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं ये सारी गलतियां होती है। सो ये भी एक चैलेंज है जो बहुत सारी एजेंसी ओनर जो है ना वो अपने कैंडिडेट्स के अंदर देखती हैं। सो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व योर प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस। जैसे टू डू लिस्ट बनाना आपको आना चाहिए, मीटिंग की प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मीटिंग चल रही है तो बस चलते ही चली जा रही है। आपकी 1.5-2 घंटे की मीटिंग चल रही है, 3 घंटे की मीटिंग चली है, अगर 30 मिनट में मीटिंग टू द पॉइंट वाइंड अप हो सकती है तो उसको वाइंड अप करिए। ठीक है, वर्क रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाना है, टाइम और वर्क की आपकी कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए कि भैया मेरे को अगर बैकलिंक्स बनाने एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं इतना टाइम लूंगा, इतना टाइम मैं रिपोर्टिंग के लिए लूंगा, इतना टाइम मैं अपनी जो है वो नए कुछ मेरे को स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी उसके लिए लूंगा, कुछ बफर टाइम ले ले। तो इस टाइप का कुछ तो टाइम टेबल बनाता हूं। भाई मैं बहुत छोटा था, जब लगभग 3rd-4th क्लास में था, तभी मेरे गार्जियंस ने ना मेरे को टाइम टेबल बनाना जो है वो सिखाया था। मतलब हम लोग की आदत थी कि हम लोग एक चार्ट ले लेते थे, वो घर में जाकर टाइम टेबल जो है वो बनाते थे। उस वक्त इतना डिजिटल टाइम तो नहीं था कि हम मोबाइल्स या गैजेट्स के थ्रू टाइम टेबल वगैरह बनाए। आज तो हमारे पास कैलेंडर, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। बट वो हैबिट जो है ना वो बड़ी काम की हैबिट थी। शुरुआत में क्या किया जाता था कि इस तरीके से बनाया जाता कि भैया 7 AM पे उठा जाएगा, फिर गेट रेडी, फिर 9 AM पे हम लोग स्कूल चले जाएंगे। इस तरीके से जो है वो फिर 5:30 पे स्कूल से आएंगे, उसके बाद स्लीप होगा। तो बढ़िया है, मतलब उस वक्त शिक्षा देने का जो भी माता पिता का तरीका होता था उस तरीके से बहुत पहले जो है बनाया जाता। आज आपको
वर्किंग अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब जहां पे भी आप कर रहे हैं, वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उनको ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, देखिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूं, बट हम और आप प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा ना अपने जो हमारा स्टूडेंट टाइम होता है उसमें सीखते हैं। मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के दौरान भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा मैनेज करके रखते थे, कैलकुलेट करके रखते थे, वो जॉब में भी बहुत अच्छा जो है वो करते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी एसओपीज जो है वो बनानी आनी चाहिए, ठीक है। कुछ एसओपीज आप बनाए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास ऑनबोर्डिंग करने का टास्क है क्लाइंट को, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार मेरे को 2 मीटिंग नहीं करनी है क्लाइंट के साथ, कैसे ना मैं एक ही मीटिंग के अंदर सारी चीजें जो है वो कर लूं, राइट। ऐसी मैं एसओपीज बनाऊं। तो ये जिस दिन आप करने लगेंगे ना, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ये सारी चीजें करने लगूं तो एजेंसी ओनर तो मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, राइट। समझ में आई ना आपको बात कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th जो हमारा पॉइंट है, दैट इज योर इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और वट एवर फील्ड यू आर अप्लाइंग फॉर। ये तो जरूरी है। देखिए अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबे समय तक आप उस फील्ड के अंदर रह नहीं पाएंगे। 10th पॉइंट इज कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। ये पॉइंट जो इंटरेस्ट वाला था मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार हम जज कर लेते हैं कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, बस को जॉब चाहिए इसलिए आप करना चाह रहे हो, तो वो समझ में आने लगता है जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, जैसे कोई आपसे पूछ सकता है, लेट्स से परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग फॉर योर क्लाइंट, व्हाट विल यू डू। कैसे आप क्लाइंट से बात करोगे, क्या बोलोगे उनको, पुरानी रिपोर्ट क्या दिखाओगे, ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आपका कोई एक क्लाइंट है उसके लिए। तो इस टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, वो बेसिकली आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस हो, उसमें वो कुछ और ही जज करने की कोशिश करते हैं कि आप क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, क्लाइंट से सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, प्रोजेक्ट की डेप्थ को आप कैसे समझते हैं, प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को आप कैसे समझते हैं, जो अभी तक आपने इतना काम किया था उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस के महत्व को आप कैसे समझते हैं। ये सारी चीजें ना इस टाइप के क्वेश्चन से जज करने की जो कोशिश है वो करी जाती है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि सारी चीजें किस तरीके से काम करती है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए ये सारी चीजों की तैयारी करें। इन सारे टाइप के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। अगर कोई इंटरव्यू देने रेगुलरली जाता रहता है या जा रहा है या अभी रिसेंटली गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर उससे पूछे गए तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है और किस टाइप की अप्रोच थी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई भी दूं आपको। ऑल्सो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की जो वेबसाइट है वो है learn.umartasky.com। वहां पर आपको बिगिनर स्पेसिफिक बहुत ही एडवांस कोर्सेज, गूगल एड्स के कोर्सेज, एडवांस ट्रैकिंग के कोर्सेज जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है वहां देखने को मिल जाएंगे। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू एनरोल इनटू दोस कोर्सेज यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट व्हिच इज learn.umartasky.com। थैंक यू।